हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम आपके डिफरेंट रहेंगे, जो स्टेट लेवल जहाँ नेशनल लेवल के, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर में होने वाले एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर एक मेजर सब्जेक्ट रहता है आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो एमसीक्यू हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो रहने ही वाले हैं, साथ में ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो हैं, बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर वीडियोस, एमसीक्यूज की वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और वहाँ से आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो डेटा को लेके है कंप्यूटर में, वो कौन सा होता है। यानी डेटा को लेके जो सबसे छोटा मेजरिंग यूनिट डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है, तो उसका आंसर आपने बताना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपका वो गीगाबाइट है, बिट है, बाइट है, या टेराबाइट है, तो ये आपने आंसर देना है। तो आप लास्ट में जितने भी आपके एमसीक्यू जो हम डिस्कस करेंगे, तो आप फाइनल में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला दोस्तों बिट जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहता है। आगे मैंने इसी सारी डिटेल लिख रखी है। एक बिट जो यानी सबसे छोटा तो बिट रहेगा, जब 8 बिट हो जाएंगे तो वो आपका 1 बाइट हो जाएगा। इसके बाद 1024 बाइट होने के बाद वो 1 किलोबाइट हो जाएगा। 1024 किलोबाइट होंगे तो वो 1 मेगाबाइट हो जाएगा। 1024 मेगाबाइट होंगे तो वो 1 गीगाबाइट हो जाएगा। और इसके बाद 1024 गीगाबाइट होंगे तो वो 1 टेराबाइट में बदल जाएगा। तो ये सारे के सारे आपके जो है मेजरिंग यूनिट हैं कंप्यूटर डेटा को लेके, तो आप इन सबको याद रख लें, कभी ना कभी ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। दोस्तों, इसमें से 3 जो है वो आपके एंटीवायरस हैं, और ये नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम रहते हैं आपके, चाहे वो आपके एकेडमिक्स भी क्यों ना हो जहाँ पे कंप्यूटर है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि आपको कोई नाम पूछ लेंगे और वहाँ से बताएंगे कि बताओ कि ये भाई एंटीवायरस है कि नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो 3 है, जैसे अवास्ट है, नॉर्टन है और कैस्परस्काई है, ये तीनों के तीनों एंटीवायरस हैं। और लिनक्स दोस्तों ये आपका एंटीवायरस नहीं है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। लिनक्स आपका जो है एक एंटीवायरस नहीं है, और ये आपका ओपन सोर्स है। ये भी आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो लिनक्स ही है, जो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी सारे एंटीवायरस हैं जो किसके लिए बनाए गए हैं, कुछ तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, आपके जो आपका पीसी घर में आप यूज़ करते हो, खास ज़्यादातर तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो उसी में यूज़ करते हो। मैक जो है ये भी आपका जो एप्पल के आपके लैपटॉप या कंप्यूटर रहते हैं तो उसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। एंड्रॉयड तो आपके मोबाइल का है, और iOS जो एप्पल के आपके मोबाइल रहते हैं इसके लिए है। तो यहाँ पे बाकी होने वाले जो आपके जो एंटीवायरस हैं, और लिनक्स जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें से आपने ये बताना है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें हम लोग बाइनरी कोड का यूज़ करते हैं, और बाइनरी कोड में होने वाले जो आपके डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। क्या उसमें 3-4 यूज़ करते हैं, क्या 0-1 यूज़ करते हैं, क्या उसमें 2-3 यूज़ करते हैं, जब 1 और 2 यूज़ करते हैं, तो ये बताना है। जो आपकी कंप्यूटर तो किसी और लैंग्वेज को समझता नहीं है, जो बाइनरी को ही समझता है, जिसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं। और मशीन कोड के अंदर जो आपका कंप्यूटर 2 ही डिजिट का यूज़ करता है दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है 0 और 1। जे आपके 2 डिजिट जो है बाइनरी कोड के अंदर यूज होते हैं। और कंपटीटिव में बड़े बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको बाइनरी से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। यहाँ पे भी आपको इस टाइप का जैसे 1100 1100 इस टाइप के जो रहते हैं आपके कोड, जो आपका बाइनरी कोड में ही लिखा रहता है। तो जे आपका जो है आप देख सकते हो जहाँ 0 और 1 रहता है, तो 0 जो है वो क्लोज के लिए रहता है और 1 जो है वो ओपन के लिए रहता है। तो जे आपको याद रखना है, बाइनरी में होने वाले डिजिट जो है वो 0 और 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों, विच ऑफ द जो आपका कंप्यूटर कंसिडर एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यानी इसमें से दिया गया जो भी आपको 4 ऑप्शन जहां दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है। क्या मेमोरी यूनिट उसका ब्रेन है, क्या इनपुट उसका ब्रेन है, या सीपीयू उसका ब्रेन है, या आउटपुट उसका ब्रेन है। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो सीपीयू ही इसका जो है वो आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। सीपीयू जो है इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को कंसीडर किया जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बाकी तो आपके जितने भी रहते हैं जो इनपुट मेमोरी यूनिट तो आपका
अगर कंप्यूटर के अंदर आप देखोगे वो तो पूरा ब्लॉक डायग्राम ऑलरेडी मैंने वीडियोस के अंदर समझा रखा है। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप डिटेल कंसेप्ट इनके बारे में भी देख सकते हो। तो अभी अगर डिस्कशन करने लगेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका आपको याद रखना है कि CPU जो है वो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। और एक कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट बनाने के लिए आपके पास इनपुट का भी होना जरूरी है और इसके साथ आउटपुट का भी होना जरूरी है। यानी इनपुट आप यहाँ से देते हो, बीच में आपकी प्रोसेसिंग होती है और आगे जाके आपकी आउटपुट आपको मिलती है। यानी ये आपकी इनपुट है और ये आपकी प्रोसेसिंग है और ये आपकी आउटपुट है। तो ये आपका इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम रहती है इसकी, वो कंसेप्ट डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। चलिए आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, और इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोम आपकी जो रहती है वो एक रैंडम एक्सेस, यानी एक आपके रैम रहती है जो आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपकी जो है वो रोम रहती है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी की भी अलग अलग प्रकार हैं, उसमें से मैंने यहाँ पे जो आपको पूछा है वो पी रोम के बारे में पूछा है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या रहने वाली है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जे इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी क्या इसमें ड्रॉबैक या इसके मेरिट अगर आप देखोगे तो क्या है, क्या आप इसको वन टाइम क्या कर सकते हो, वंस आप इसको एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर राइट कर दी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपकी रिटर्न रहेगी वो परमानेंट रहेगी, उसके बाद आप उसे एरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक कंप्यूटर के अंदर ही प्री इंस्टॉल्ड जो है, प्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड जो है एक चिप रहती है, जो आपके कंप्यूटर को जब भी आप स्टार्टिंग में उसे ऑन करते हो तो आपका वो जो प्रोसेसिंग करता है, सारे आपके यूनिट्स वगैरह को चेक करता है कि वर्किंग में है कि नहीं है, तो वहाँ पे ये यूज़ होती है। तो इसको हम रोम की फुल फॉर्म, और यही था इसकी टाइप जो है पी रोम पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बताते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटिंग फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल क्या होती है। यूआरएल की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, बहुत बार आप जेके एसएसबी के एग्जाम उठा के देख लीजिएगा कितनी बार ये आपको एग्जाम के अंदर पूछी गई है। यूआरएल की फुल फॉर्म दोस्तों क्या रहती है, क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटर रहता है, क्या यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर रहता है, क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर रहता है, जहाँ यूनिफॉर्म रीजनल रीजन लोकेटर रहता है। तो दोस्तों इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है राइट आंसर है। तो ये आप याद रख लीजिएगा कि इसका ये वाला, तो बहुत बार मल्टीपल टाइम ये वाला जो है जेके एसएसबी ने भी इसको पूछा, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके एसएससी वगैरह कंडक्ट करता है तो वहाँ पे भी ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या होता है कि आपका सर्वर में यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है, आप जब भी उसे एक कमांड देते हो कंप्यूटर को कि वो वाली इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो सर्वर तक जाने का जो रास्ता और वहाँ से रिट्राइव करके आप तक लाने का जो है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसी को ही बोलते हैं, जो एक तरीके का पाथ ही बोल सकते हो कि आपकी जो भी कमांड देती है आप तो सर्वर तक पहुँचने के लिए जो है यूज़ की जाती है। तो ये आपका रहता है। इसके बाद दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखी है यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। ये दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस यूज्ड टू एंटर द मोशन डेटा। देखो दोस्तों इनपुट डिवाइस तो आपको पता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो आपका मोशन डेटा, यानी जो भी डेटा आप चल रहा है ड्यूरिंग द मोशन में है, तो उस समय आप उसको यूज करके उस डेटा को एंटर करते हो। तो क्या वो मॉनिटर है, जहाँ ट्रैक बॉल है, क्या प्लॉटर है, क्या जॉयस्टिक है। तो आपको दोस्तों ये तो पता ही है कि मॉनिटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉनिटर आपका एक आउटपुट है, तो वो इनपुट तो है नहीं। इसके बाद आपके जो ट्रैक बॉल, प्लॉटर, दोस्तों प्लॉटर भी आपका आउटपुट है, ये इनपुट है नहीं, यानी ये दो तो कट जाते हैं। पीछे आपका बचता है ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। इन दो में से कौन सा जो है वो आपका इनपुट है, जो मोशन डेटा को एंटर करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से सारे वीडियो जाके चाहो तो देख सकते हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आप जनरली कहाँ आप देखते हो इसे, जो आप गेम वगैरह खेलते हो, गेमिंग में ये यूज होने वाला डिवाइस है, जिसको आप एंटर करके कोई भी मोशन में, जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो तो उसको एंटर करके वो करते हो, तो वो ट्रैक बॉल ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर ये रहने वाला है। जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, अगर आप चाहो तो इस एक्सप्लेनेशन को, वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर जो है किस जनरेशन के है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, आप आगे देखोगे तो मैंने इन सबकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर इसी में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दे रखी है। तो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों वो आपके सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाले थे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको। फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों ये याद रखना, मल्टीपल टाइम हमारे J&K में तो ये जो एग्जाम के अंदर, डिफरेंट एग्जाम के अंदर ये तो पूछे ही गए हैं। बाकी SSC और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पूछी जाती है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको याद रखना है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था। IC जो आपके आए थे वो, उसकी IC की भी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है कि IC की फुल फॉर्म क्या है, तो वो इंटीग्रेटेड सर्किट ही होती है, जो आपको याद रखना है। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था। तो जो चारों जनरेशन आपने याद रखनी है, मल्टीपल टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आपका जो 9th क्वेश्चन है वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल द एयर ट्रैफिक। यहाँ पे एयर ट्रैफिक की बात की है और रडार की बात की है। आप द नेशनल डिफेंस में यूज होने वाला है। तो किस टाइप का कंप्यूटर वहाँ पे यूज होता है, तो क्या पर्सनल कंप्यूटर है, एनालॉग है, हाइब्रिड है या फिर डिजिटल है। तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर तो आपका जो आप घर में यूज़ करते हो अपना PC वगैरह, जो PC भी कई बार पूछी जाती है कि PC की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका पर्सनल कंप्यूटर ही है। एनालॉग कंप्यूटर होता है जैसे इस तरीके से कोई आप देखते हो कि मूवी के अंदर इस तरीके का डेटा आपको जो चलता हुआ दिखता है, यानी उसमें कंटिन्यू फ्रैक्शंस रहती है कि आपका कभी वो डेटा ऊपर जा रहा है, कभी कोई इस तरीके से, आप जैसे वो आप ECG कभी हार्ट की देखी होगी, तो उस टाइप का जो आपका रहता है वो एनालॉग में रहता है। डिजिटल में आपका जो डेटा रहता है वो कंटिन्यू नंबरिंग होती है। जैसे आपकी डिजिटल बाज होती है कि 4:30 हो रहे हैं, तो ये पूरा इस तरीके से दिखाएगी। एक ये बाज होती है आपकी जो इस तरीके की है, तो ये आपकी जो बाज रहेगी ये आपकी एनालॉग में आएगी और ये आपकी जो है डिजिटल में आएगी। बस नंबर का ही फर्क है यहाँ पे। तो दोनों में जो इसमें कौन सा जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो एयर ट्रैफिक रडार जो है इसमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड के अंदर दोनों ही होते हैं, उसमें डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये वाला कंप्यूटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ दे रखी है, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी शॉर्टकट की है जो सेंटर अलाइन के लिए कंप्यूटर में यूज की जाती है। क्या वो कंट्रोल E है, C है, G है, A है ना। दोस्तों बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, अगर सेंटर जो है वो C से बनता है तो सेंटर लाइन के लिए कि हम लोग जो है C ही यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेंटर लाइन के लिए यहाँ पे E का यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो C से सेंटर होता है, बट C से कंट्रोल C करोगे तो वो आपका कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल G तो गो के लिए होता है और कंट्रोल A जो है सिलेक्ट ऑल के लिए होता है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी दे रखी है। कंट्रोल E जो है वो आपकी सेंटर लाइन के लिए रहती है। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट MCQ। कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।